Hello everyone, you're welcome to my Professor Note. I hope you guys are doing well. My name is Bhupesh Sharma. Here in this video, we're going to do the PYQP's analysis and revision for our December session UGC NET English examination, which is only about less than 2 months now, right? So 31st December से एग्जाम शुरू होने वाले हैं. It's 6th of the November today. And in this video, we will specifically focus on Plato. So we have taken his question that we're going to analyze, and it will also help us in doing the revision, right? साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी इसके साथ हो जाएगा. और ऐसे ही मैं हमेशा आपको एडवाइस भी करता हूँ कि दैट दिस इज हाउ यू शुड डू योर रिवीजन. असेसमेंट के साथ रिवीजन भी, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन here. Okay. The issue of privileging speech over writing was taken up for discussion in Plato's. तो प्लेटो ने स्पीच को सुपीरियर माना था फ्रॉम राइटिंग, क्योंकि स्पीच इज रिस्पॉन्सिव, है ना? स्पीच इज अ लाइवली एक्सचेंज ऑफ वर्ड. दूसरा, इसमें आप क्लैरिफाई कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है, while you are having this living exchange of words, whereas in writing you don't have that option. You have to stay with the ambivalence and the ambiguity. वहां पे हमेशा confusion रहेगी that what was the exact meaning of it. Then you will come up with your own your own expected meanings, and which led to the death of the author in the postmodern age, है ना? Because of there are multiple meanings. Author का कोई रोल ही नहीं है. The speaker is not alive anymore, is not there. So ये सारी confusion इससे राइज होती है. इसीलिए प्लेटो ने स्पीच को ऊपर माना राइटिंग के. एंड दिस डिस्कशन वाज टेकन अप इन द फेडरस. फेडरस का मतलब ही होता है डायलॉग. फेडरस का मतलब ही होता है डायलॉग, ठीक है? और बाद में इस चीज को जो है रिस्पॉन्ड किया, काउंटर अटैक किया. और इन हिज वर्क ऑफ प्लेटोज फार्मेसी बाय जैक्स डेरिडा, हम उसे डिस्कस करेंगे आगे, है ना? जैक्स डेरिडा ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया. फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अब यहाँ पे ये जो चार आपकी किताबें हैं, दे आर इम्पोर्टेंट. आयोन, इंस्पिरेशन, ठीक है, रिपब्लिक, थर्ड, टेंथ एंड फेडरस. इसको थोड़ा सा आप समरी इसका गो थ्रू कर सकते हो. अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है माय प्रोफेसर नोट का, तो आप वहां से देख सकते हो. अगर नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इस चीज को. In his theory of mimesis, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of life. To argue his case, he gives the example of a universally known है, ठीक है? He gives the example of chair. कुछ मेन आइडिया है प्लेटो ने जो किए हैं आर्ट के बारे में कि ये इमिटेशन है, जो पोइट्री है दैट अपील्स टू द इमोशन नॉट टू द रीजन, है ना? So chair was the one of the example they have given in the case in his theory of mimesis. So theory of mimesis किसने दी है? प्लेटो ने दी है. ठीक है? तो क्वेश्चन के साथ साथ हमारा रिवीजन भी होता रहता है. एग्जाम्पल किसका दिया है? चेयर का दिया है. लेट्स मूव ऑन. हाँ. So this is the study material we provide to you here. These 6 booklets you will receive on the price of 5500. ठीक है, 5500 इसका प्राइस है. एंड अगर आपको ये स्टडी मटेरियल के साथ साथ अपनी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, गाइडेंस भी है, मेंटरशिप भी है. इट विल कॉस्ट यू 7500 फॉर दिस दिसंबर बैच. आप ले सकते हो और इसकी 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी, तो आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी वो काम आ जाएगी. ठीक है, और ये जो 5500 के हैं ही, तो ये 6 बुकलेट्स हैं. एंड इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है. आपको इधर उधर से चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ती. यू विल हैव एवरीथिंग ऑन योर डेस्क विद इन दी 6 बुकलेट्स.
यू जस्ट हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू असेंबल द कंटेंट। आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका काम पढ़ना है, कंटेंट को इकट्ठा करना नहीं। तो वो इकट्ठा कंपाइल करके एंड ऑर्गेनाइज करके आपके लिए रखा है, सो यू कैन गेट एक्सेस टू इट, ठीक है, बाय कॉन्टेक्टिंग अस ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, study material, classes, mock test, mentorship, you will get access all of these things, right? So let's move further. कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, और if you want us to reach more and more people, you can also like and share our video. Let's go to the fifth question now. Who among the following was of the view that poetry was only an imitation of an imitation and therefore trivial? So first, there is an ideal form. किसी भी चीज की आइडियल फॉर्म होती है, किसी का आइडिया आया, मान लो चेयर का आइडिया आया, वही एग्जांपल दिया था। देन कारपेंटर से क्या करता है, कारपेंटर क्या करता है, उस चेयर को फिजिकल फॉर्म देता है, ठीक है। देन एक पेंटर आके, एक आर्टिस्ट आके उसे पेंट करता है मेयरली, उसे नहीं पता कि चेयर क्या है, किस चीज से बनी है, इज नो आइडिया, बस उसे खाली पेंट कर देता है। सो इट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, है ना। ये आइडिया किसका है, ये प्लेटो ने दिया है ऑब्वियसली। बस ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन अगली चीज ये कर दी। लेट्स मूव फर्दर। Which of the following are Plato's main objections against poetry? कि poet is an imitator, हमने देख लिया, yes. Poet is incapable of bravery, कहीं ना कहीं imply ये भी होता है, but directly stated नहीं है। The poet, by fueling passions and emotion, weakens the reasoning capacity of the citizens. I've said this, it appeals to emotion, not to the reason. That's true. The poet is less responsible, ये कहीं नहीं stated है। The poet has no knowledge of the world, that becomes obvious when I give the example of the chair. ये वर्ल्ड का पता नहीं है, बट वो बनाए जा रहे हैं आर्ट, ठीक है। किसी ट्री के बारे में लिख दिया, किसी एक नेशन के बारे में लिख दिया, नेशन का पता नहीं है, बट स्टिल दे आर राइटिंग अबाउट इट। उनको ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता जिसके बारे में वो लिखते हैं, दे आर जस्ट इंस्पायर्ड। So these three, A, C, E is the right options here and the answers of this question. Who does Socrates mean when in Plato's Ion he says poets are nothing but the interpreters of gods? Poets are the markers of their poems. He didn't say that. The poets are acutely aware of gods in composing their poems. He didn't mean that. Poets are divinely possessed when they compose their poems. They are influenced, ecstatic influences of the muse. उन्हें कोई म्यूज, गॉड्स, डिवाइन पावर पोजेस करती है जब वो लिखते हैं। आपने आर्टिस्ट को, बड़े बड़े आर्टिस्ट को ये कहते सुना भी होगा कि when they are asked that how did you create this masterpiece, they say that we do not know, it just happened. वो एक इंस्पिरेशन तो होती है। Poets first hear that God say, then put then into words. This is obviously not true. The third one is the right option. Now let's move to the eighth slide. Following Plato, which two of the following statements about phantasm, जिसका मतलब होता है आपका माया, छलावा in Hindi, semblance is a superficiality, दिखावा, pretentiousness, which is not real at all. Phantasm physical proportional में ये proportionally हूबहू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के जैसा ही होता है, but it lacks the essence. Semblance एकदम हूबहू आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करता है, डीप फेक या फेक कॉपी उसकी होता है। Phantasm is an image, while semblance is the real object. No. Phantasm is the real object, while semblance, no, nothing is here real object. Phantasm, unlike semblance, has the same
proportional as the object. हाँ, फिजिकल फॉर्म इसकी सेम रहती है, पोर्शन में रहती है, जो इसकी आउटर इमेज है, मतलब 1 भी इंच अंदर नहीं, 1 भी इंच बाहर नहीं, हूबहू एग्जैक्ट कॉपी। Semblance is unreal but looks real as compared to phantasm। ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है। ये फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में होता है, और इसके फीचर्स भी उसकी तरह होते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। फैंटिज्म को माया कहा जाता है, छलावा कहा जाता है, ठीक है? सेम्बलेंस को हिंदी में इसे दिखावा कहा जाता है। तो ऑप्शन मैंने दिए कि लाइक यू आर गोइंग समवेयर एंड एक बहुत ही पुराना एक ये एग्जांपल है कि आप किसी एक रेगिस्तान में हो, यू आर इनटू द डेजर्ट एंड देयर यू फाइंड दैट देयर इज अ रिवर और देयर इज अ लेक, है ना? आपको ऐसा लगता है, बट व्हेन यू गो देयर इज नथिंग। माया का एक वो एग्जांपल है। नाउ semblance, when you say, the best example will be the deep fake or the copy of something, वो उसका एग्जांपल होगा। Now we come to the ninth one here. Which one of the following of Plato's belief act was Shelley countering by saying that poets are the, he said, unacknowledged, not acknowledged legislature of mankind. So Shelley says कि जो poets हैं, they are the one who form the societal values। societal values को वो form करते हैं। They are the one who forms the moral imagination, है ना? वो form करते हैं। And on the basis of that later on जो opinion होती है लोगों की उसको वो form करते हैं on the basis of what बाद में आपके laws बनते हैं constitution में, ठीक है? क्योंकि इंस्पायर तो आपको पोएट्स कर रहे हैं, उनकी पोएट्री कर रही है, वो आपको नए तरह के थॉट्स दे रहे हैं। They talk about equality, justice and freedom, and this is what is being later on discussed, this is what is being later on enshrined in the law and constitution, यही concepts। So they are the unacknowledged legislatures of mankind, right? So he asked for the preference for legislatures over poets. Which one of the following of Plato's belief act was Shelley's countering by saying that poets are preferring for legislature over poets? Now come the another slide here. Why did Plato banish the poet from his ideal state? Poetry makes an artificial distinction between form and content. ये चीज आप भी easily find out कर दोगे that कि why it was banished, that why the poets were banished from the ideal state. Poetry deals with form to the neglect of content. Poet can never produce a completely accurate replica of reality it seeks to represent, and the purpose of art is not to describe reality but to change it. In representing the sensual aspect of reality, the poet fails to discern the transcendent reality behind mere appearance. That's the one, right? They appeal to the reason, they appeal to the emotion, not to the reason. Do not know the reality. They just simply get inspired and start writing it. Right? This is what Plato have said. Now let's come to the another slide here. Plato censored poetry because he believed it. He believed it. Plato censored poetry because he believed it to eliminates that it eliminates ego, promotes sensuality, distorts reality, and cripples the imagination.
even though it also appears somewhere the right option, but specifically as he has stated that poetry appeals to the emotion not to the reason, ये चीज उसमें imply होती है, directly stated नहीं है. Specifically he believes that it promotes the sensuality, right? This is the right option. So ये 8 से 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए. इसके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू प्लेटो, ऑब्वियसली उनका एक रिवीजन हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि हाउ मच clarity of the concept you have which are being given or propounded by Plato. ठीक है, जिनको कि हमने यहाँ डिस्कस भी किया. एंड if you're somebody who looking for, who require study material and classes, mock tests and mentorship, qualify this examination, you can contact us here on this given number, right? You will get access to the top notch quality study material, the classes and the mentorship here, right? We have already given thousands of results, and you can go through our videos on YouTube, can also check out the reviews of the student on Telegram channel. I'll leave the contact also in the description box, right? So it can be easy for you to reach us. So happy learning. We'll see you in the next video, which will be on Aristotle.